हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम है वो पार्ट नंबर 7 आपके सामने लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले जो शब्द हम देखते हैं संधि की दृष्टि से, तो उस शब्द को देखते ही हमें प्रथम दृष्टया पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर ये संधि होगी। जब हम पावन शब्द को देखते हैं तो इसमें आव ध्वनि का है वो उच्चारण होता है। तो आव, औ, ऐ और आय ये सारे अयादि संधि के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अयादि संधि के अंदर। तो जब ये ऐ, आय और औ तथा आव आते हैं तो ये मिलकर के किन से बनते हैं ये देखते हैं। जब ए, ऐ, ओ और औ इनके सामने कोई अन्य स्वर आ जाता है, अन्य स्वर आ जाता है तो यह अपने ही रूप से इनके सामने जब अन्य स्वर आ जाते हैं तो ए है वो ए का आई बन जाएगा, आई का आई बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा और औ का आव बन जाएगा। ठीक है। जब हम पावन को तोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। प में आ की मात्रा, व में ए की मात्रा और न में ए की मात्रा। तो जब हम तोड़ते हैं तो इसमें बीच में हमें इन चारों में से ये दिखता है आव। तो आव मिलकर के किन से बना है? आव मिलकर के बना है औ से, औ प्लस अन्य स्वर। तो जब हम इसका पुनः है वो सब निर्माण करते हैं तो प आधा है और इधर बचा है अ और न। अब जब इसकी मात्रा है वो हमेशा किसके अंदर आती है? आधे के अंदर आती है। तो ये इसके अंदर ओ की मात्रा इसमें आ जाएगी और ये अन बच जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा पौधन अन, जबकि बोर्ड ने ये सही माना है। पावन का सही संधि विच्छेद होगा पौ धन अन। अगला उत्तर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भरपुर, भरपूर हुआ है, भरसक हुआ है, भरपेट हुआ है, भरतार इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये एक संपूर्ण शब्द है। भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या ठीक। रसोई घर का समास विग्रह है। इसका सही उत्तर होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा। यह कारण करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शेष विकल्प असंगत है। करण कारक अर्थात साधन रूप में। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कहलाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है वो कहलाता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जबकि जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तथा जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहाँ संबंध कारक, तथा जहाँ कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान में दी जाती हो वहाँ पर पूर्ण रूप से दान में दे दी जाती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म प्रधान होता है और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो इसमें कर्म प्रधान है
इसका सही उत्तर होगा पढ़ना। पढ़ना अर्थात कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। दौड़ना, हंसना, आना, जाना, रोना, उड़ना, ये सारे एककर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सेब खाता है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो वह रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने हो वह यौगिक कहलाते हैं। और वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और उनका जब बनने के बाद अन्य अर्थ निकालते हैं तो उनका अन्य अर्थ है वो रूढ़ हो जाता है। यानी ये दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं योग रूढ़, लेकिन जब इनका अर्थ निकालते हैं तो ये अन्य किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, रावण के लिए ये रूढ़ हो गया। ये शब्द आते ही हमें हमारे दिमाग में रावण का चित्र है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। जबकि रूढ़ के अंदर क्या होता है, जैसे रूढ़ जल शब्द है तो जल के टुकड़े नहीं हो सकते। रूढ़ का मतलब वो होता है कि उस शब्द के और अधिक टुकड़े वो नहीं किए जा सकते। और यौगिक जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्या धन आलय, विद्या का घर। चलिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे पानी है, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, तथा जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी एक शब्द के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ के अंतर्गत बहुव्रीहि समास आता है, ये हमें ध्यान रखना है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। कल्पधन अंत, कल्पांत। देवधन आल्य, लघुधन ऊर्मी, कविधन इंद्र, कल्पधन अंत, कल्पांत। आधुनिक शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें पराधीन, पराधीन में परधन अधीन यानी दूसरे के अधीन, तो इसमें संबंधकारक तत्पुरुष समास है वो माना जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, इसका सही उत्तर होगा कम आमदनी। कम आमदनी इसका सही उत्तर होगा। कम आमदनी में परिमाण बोधक विशेषण है। जिन विशेषणों में से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसमें भी दो होता है, निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार है, इसका सही उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी। जबकि हेमचंद्र की भी ऐसी एक रचना है जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुसार रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी है। इनके द्वारा रचित अन्य व्याकरण ग्रंथ है ब्रज भाषा का व्याकरण, राजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में। जबकि हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा पाणिनि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर जब भी आएँ तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे अन्य लोगों तक ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इनसे जुड़ सके और अन्य दूसरों को भी इस चैनल का लाभ वो मिल सके। और मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।